Gopur is back again. आइए मित्रों 8 जनवरी 2022 पेपर 2 6 to 8 के CDP प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, बच्चों व बचपन की संकल्पना सार्वभौमिक नहीं हो सकती। बच्चों व बचपन की संकल्पना सार्वभौमिक नहीं हो सकती है, सार्वभौमिक नहीं हो सकती है। यह बात तो गलत होगी। सभी जगह पाया जाएगा ना आनुवंशिकता और वातावरण, तो सार्वभौमिक यानी हर जगह विद्यमान रहेगी। कहा जा रहा है सार्वभौमिक नहीं हो सकती है, यानी कि सभी जगह कॉन्सेप्ट जो है ना डेवलप नहीं हो सकता है। संकल्पना तो यूनिवर्सल तो होता है ना, सार्वभौमिक हो सकती है, नहीं होना यानी गलत। एसरसन ने बच्चों व बचपन की समझ में उनके सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश की कोई भूमिका नहीं है। देखिए कहता है कोई भूमिका नहीं है, गलत हो गया ना। समाज संस्कृति से बच्चा सीखता है, भूमिका होती है, अतः डी नंबर हमारा उत्तर। बच्चों के विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा सही है? विकास पूर्ण रूप से आनुवंशिकता गलत, विकास पूर्ण रूप से पर्यावरण केवल, दोनों का न मिला जुला अन्योन्यान्य क्रिया अंत संबंध होता है। डेवलपमेंट इक्वल टू हेरिडिटी, गुणात्मक संबंध एनवायरनमेंट, हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट। एसरसन देखें, कहा जा रहा है स्टेटमेंट विकासात्मक प्रतिमान की निर्धारित उम्र सीमा केवल औसत उम्र सीमा दर्शाती है, केवल औसत उम्र सीमा दर्शाती है, गलत बात है। विकासात्मक प्रतिमान जो है यानी विकास वगैरह, ठीक है, उसका जो है ना पैटर्न, विकास का पैटर्न, निर्धारित उम्र सीमा केवल औसत उम्र सीमा दर्शाती है। मेरा कहना है जैसे कोई 10 साल का बच्चा है, कोई 10 साल का बच्चा है और कोई 12 साल का, आप कह सकते हैं क्या 10 साल में इतनी ही अवस्था बच्चे में डेवलप होगी विकास, 12 वर्ष का बच्चा इतनी ही जो है ना विकासात्मक प्रतिमान बच्चे में पाया जाएगा, डेवलपमेंट का माइलस्टोन पैटर्न वगैरह जो है ना एक निश्चित होगा? तो बिल्कुल नहीं। अर्थात विकासात्मक प्रतिमान की निर्धारित उम्र सीमा, पूर्वानुमान भी निर्धारित नहीं लगा सकते हैं, और कहता है कि निर्धारित उम्र सीमा केवल औसत उम्र सीमा दर्शाती है, अर्थात औसत उम्र को दर्शाती है, जो कि कहना हमारा गलत होगा। बच्चों के विकासात्मक विकास की गति अलग अलग होती है, बिल्कुल सही बात है, तथा वे अलग अलग समय पर पहुंचते हैं, अलग अलग समय पर पहुंचते हैं। चलिए यह विकल्प हमारा सही है, यह स्टेटमेंट सही है, तो हमारा जो है, अच्छा 1 नंबर विकासात्मक प्रतिमान कह क्या रहा है समझें जरा। विकासात्मक प्रतिमान की निर्धारित उम्र सीमा, अरे यार ये तो सही होगा, ये तो बिल्कुल सही है। विकासात्मक प्रतिमान की निर्धारित उम्र सीमा केवल उसकी उम्र को दर्शाती है, यानी केवल उम्र को दर्शाती है, विकास कितना हुआ है यह नहीं दर्शाती है, क्योंकि अलग अलग गति से बच्चे सीखते हैं, एक समान प्रक्रिया से नहीं सीखते हैं। बच्चे का जन्म हुआ, लंबा हो गया, बच्चा नाटा रह गया, शारीरिक मानसिक सामाजिक संज्ञानात्मक विकास को तो नहीं दर्शाएगा। विकासात्मक प्रतिमान जो है केवल उसकी उम्र, औसत उम्र को दर्शाएगा, चूंकि दर अलग अलग होती है। तो ए नंबर कहीं ना कहीं दर अलग होती है, रेट ऑफ डेवलपमेंट डिफर करता है, अलग अलग होता है, तो इसकी व्याख्या कर रहा है रीजन, और यहां हमारा उत्तर 1 नंबर होगा। बच्चों के विकास के संदर्भ में बोला जा रहा है ना, विकासात्मक प्रतिमान की निर्धारित उम्र केवल औसत उम्र दर्शाती है, क्योंकि बच्चों का जो विकास होता है ना, बच्चों का जो विकास, उसकी गति अलग अलग होती है, और वे अलग अलग समय पर अलग अलग योग्यताओं को धारण करते हैं, तो केवल औसत उम्र को दर्शाती है। अच्छा रीजन तो आप समझ चुके हैं, क्योंकि सामाजिक रूप से भिन्नताएं पाई जाती हैं, ये केवल उम्र सीमा उसकी उम्र को दर्शाएगा, ये सही है। नेक्स्ट,
बच्चे के चरण में प्रस्तावक तर्क के कथनों को हल कर पाते हैं। जैसे अगर सभी मनुष्य मछली हैं, कुछ मछली बुद्धिमान हैं, तब क्या सभी मनुष्य बुद्धिमान हैं? मतलब बच्चा तर्क वितर्क कर पा रहा है दोस्त, तो अमूर्त चिंतन जाइए ना 11 से 15 वर्ष। देख रहे हैं कितना बेहतरीन एकदम अमूर्त चिंतनीय तर्क कर पा रहा है। 4 नंबर, निम्नलिखित में जीन पियाजे के सिद्धांत की आलोचना कौन सी? ये लीजिए आलोचना, क्रिटिसाइजेशन पूछ लिया गया है। तो क्रिटिसाइजेशन कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, यानी भाषा पहले आती है, अब विकास संज्ञान यानी विचारवाद में। यही तो गलत है, और आपसे आलोचना गलत पूछा जा रहा है। देखिए ना, भाषा बहुत महत्वपूर्ण योग्यता निभाती है, गलत बात है ना? भाषा पहले नहीं, भाषा पहले तो वाइगोत्स्की कहते हैं। संज्ञानात्मक विकास अर्थात विचार तो बाद में आएगी। अपने वातावरण पर यानी भौतिक वातावरण पर अंतःक्रिया करता है बच्चा, क्रिया करता है सक्रिय रूप से, सही है। उनकी सोच नववयस्कों से गुणात्मक रूप में भिन्न होता है, मात्रात्मक सेम, मात्रा क्वांटिटी सेम, लेकिन क्वालिटी गुण अलग अलग। और यह भी सही, बच्चों में दुनिया की समझ बनाने की जन्मजात इच्छा होती है। चलिए ठीक है, जन्मजात क्षमता होती है। 1 नंबर निगेटिव। वाइगोत्स्की पद्धति में, वाइगोत्स्की किधर है? पारस्परिक शिक्षण है, खोज अधिगम। अच्छा, शिक्षक और छात्र सीखने में सहयोग करते हैं। क्या करते हैं? सहयोग। तो कब करेंगे सहयोग? जब अंतः क्रिया करेंगे, जब पारस्परिक एक दूसरे से गतिशील होकर प्रश्न पूछेंगे सक्रिय रूप में, तो यहाँ रेसिप्रोकल होगा, आप 1 नंबर कहेंगे। लेकिन यहाँ प्रश्न कैसा है? शिक्षक और छात्र में सहयोग, कोलैबोरेटिव लर्निंग, पार निर्माण, ढांचा निर्माण कैसे होगा? अंतः क्रिया करने से, अन्योन्यान्य क्रिया, रेसिप्रोकल टीचिंग। बी नंबर। लेवाइगोत्स्की सिद्धांत के अनुसार पाढ़, ये देखिए पाढ़ में स्कैफोल्डिंग में क्या होता है? बच्चे का खुद का प्रयास और समवयस्की प्रयास अर्थात मदद वगैरह, संकेत एवं इशारे। तो देखें, संदर्भ में दी जाने वाली सहायता की मात्रा व गुणवत्ता में बदलाव करने की आवश्यकता, बिल्कुल सही। जो भी संदर्भ यानी कि बच्चे ने, जो भी बच्चा जो है ना बना रहा है, उनको बाहरी दुनिया से जोड़ते हुए सहायता कि मात्रा व गुणवत्ता में बदलाव की आवश्यकता होती है। पाढ़ निर्माण, ढांचा निर्माण बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में प्रभावशाली नहीं है, निगेटिव है ना? संदर्भ में बदलाव की सहायता केवल मात्रा में बदलाव करने, केवल मात्रा, यार मात्रा के साथ गुणात्मक भी ना होना चाहिए। मात्रा है और गुणात्मक, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों में बदलाव, यानी कि क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों होगा ना। और ये केवल मात्रात्मक ले रहा है। के संदर्भ में बच्चों को दी जाने वाली सहायता केवल गुणात्मक, फिर ये केवल गुणात्मक है, केवल मात्रात्मक है, और ये दोनों है, तो दोनों वाला उत्तर लेंगे। अर्थात आपका लेवाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है, पाढ़ निर्माण, ढांचा निर्माण, अर्थात क्या करते हैं हम? बच्चों को सहायता मुहैया करवा करके कोलैबोरेटिव लर्निंग करवा देते हैं। ऐसा उपकरण संवाद स्थापित करता है, अवधारणा को बच्चा व्यवस्थित संगठित करने में जो है ना मदद मिलती है। लॉरेंस कोहलबर्ग प्रतिवादी नैतिक किस स्तर पर बच्चे अपने निर्णय को व्यक्तिगत अधिकारों पर सर्वोपरि अच्छाई परिणाम, क्या कह रहा है? व्यक्तिगत अधिकारों के आधार पर। तो व्यक्तिगत यानी कि खुद की, कॉन्सेंस, स्व विवेक, खुद का, और जाएगा सार्वभौमिक के साथ। सार्वभौमिक नीति परक शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, यूनिवर्सल एथिकल। और जब कहता व्यक्तिगत नहीं, सामाजिक, दूसरों व्यक्तियों के आधार पर, अधिकार पर सर्वोपरि मानता है, तब फिर सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। यहां आपका व्यक्तिगत दिया गया, व्यक्तिगत रूप से अधिकार पर सर्वोपरि, अर्थात खुद के सेल्फ कॉन्सेंस, इंडिविजुअल।
इंडिविजुअल बेस दिया गया, देखिए ना, इंडिविजुअल बेस देयर जजमेंट। अब देखिए ये अंग्रेजी में, अब तो समझ गए होंगे। इंडिविजुअल बेस देयर जजमेंट यानी कि खुद के व्यक्तिगत निर्णय के आधार पर जजमेंट यानी निर्णय, स्वविवेक। हावर्ड गार्डनर तो बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया, बुद्धिमत्ता के एकल एकल नहीं बहुबुद्धि 12 अलग अलग प्रकार का गलत बुद्धिमत्ता को एक स्थिर विशिष्ट मानने की परंपरागत सोच की समालोचना की। एक स्थिर अर्थात क्या, एक प्रकार का, जैसे कि अल्फ्रेड बीने ने एक कारक सिद्धांत दिया ना, बुद्धि के एक कारक यानी कि एक ही प्रकार की स्थिर विशिष्ट योग्यता, तो उसकी आलोचना किया था, बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था, और सही हो जाएगा। बाकी सृजनात्मकता का सिद्धांत दिया नहीं साहब, सृजनात्मकता जेपी गिलफोर्ड और वाटसन, जेबी वाटसन सृजनात्मकता के बारे में सबसे अग्रणी माने जाते हैं। गिलफोर्ड ने इस शब्द का प्रयोग किया हुआ था, जेपी गिलफोर्ड। चलिए हमारा उत्तर 1 नंबर। मैंने बहुबुद्धि, और यहाँ कह रहा है एक स्थिर विशिष्ट मानने की परंपरागत सोच का निंदा किया था, समालोचना किया था, सही तो बातें हैं। 10 नंबर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति नई शिक्षा 2020 बेहतर ढंग से सीखते हैं बच्चे। कब बेहतर ढंग से सीखते हैं? जब मातृभाषा निर्देश घर की भाषा, बिल्कुल सही बात है। बहुभाषकता बताया गया है ना मातृभाषा में, यानी कि प्रत्येक बच्चे की भाषा को सम्मान दिया जा रहा है। गैर संदर्भित गलत वर्ड होगा ना, यानी बाहरी दुनिया से नहीं जोड़ा गया, उन्हें रट्टा मार करके गलत। जब एक रूपी यार बहुरूपी होने चाहिए, बहु विविधता को अपनाना चाहिए। चलिए ये भी हमारा गलत हो गया, 1 नंबर उत्तर बेहतरीन है। नेक्स्ट, प्रगतिशील शिक्षा प्रोग्रेसिव क्लासरूम। तो बच्चा जब स्वतंत्र होता है, उनमें सीखने की जिज्ञासा होती है, तभी तो बच्चे का होगा चहुमुखी विकास। स्वतंत्र वातावरण में बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली, निर्देश के लिए पूर्णतः शिक्षक पर, ये तो हो गया राजतंत्रात्मक शिक्षण प्रणाली। शिक्षक केंद्रित अभ्यास प्राणी के रूप में देखा जाता है, सभ्य करने की जरूरत है, जिन्हें सभ्य करने की जरूरत है को अभ्यास प्राणी के रूप में देखा जाता है। अभ्यास वगैरह बातें नहीं लेंगे, रटन तो हो जाता है ना अभ्यास में भी। निष्क्रिय दिया गया है गलत, बच्चों को नियंत्रण करना। रूढ़िवादी सिद्धांत पर आधारित कक्षा कैसा? सामाजिक रूढ़िवादी परंपरावादी। बच्चे निष्क्रिय रूप से सुनते हैं जब शिक्षक शिक्षण करते हैं। सामाजिक रचनावादी कह रहा है, रूढ़िवादी नहीं। सामाजिक रचनावादी क्रिएटिव, तो पॉजिटिव विकल्प चुनिए ना। बच्चे का संज्ञान कब विकसित होगा? जब बच्चे सक्रिय रूप में सीखेंगे, निष्क्रिय थोड़े। संसाधन केवल प्रदर्शन के लिए होते हैं, यानी खुद का समझ विकसित नहीं करना, दूसरों को दिखाने वाला। गतिविधि लर्निंग बाय डूइंग के आधार पर अनुसार बैठने की व्यवस्था में बदलाव होता है, बहुत बढ़िया है। और मूल्यांकन को अधिगम को अलग अलग प्रक्रिया माना जाना है। मूल्यांकन को अधिगम की अलग अलग प्रक्रिया, देखिए मूल्यांकन को अधिगम को अलग अलग प्रक्रिया माना जाना है। असेसमेंट इज अंडरटेकन एज अ सेपरेट एक्टिविटी फ्रॉम लर्निंग, बिल्कुल बहुत बेहतरीन है। लेकिन बच्चे क्या कहते हैं, रचनावादी क्लासरूम कब होगा? जब लर्निंग बाय डूइंग यानी कि गतिविधियों के आधार पर करवाएंगे शिक्षा। अर्थात बच्चे तभी सीखेंगे ना जब वे दूसरे के साथ सहयोग करेंगे। गतिविधि, सहयोगात्मक गतिविधि, कोलैबोरेटिव लर्निंग एक्टिविटी करने के दौरान होगा ना। यह ज्ञान के निर्माण करने में सामाजिक आदान प्रदान, क्या वर्ड दिया गया? सामाजिक आदान प्रदान। और यहाँ पर अलग अलग प्रक्रिया दिया गया, कैसा? मूल्यांकन का। यहाँ तो शिक्षक टेस्ट ले रहे हैं। सामाजिक आदान प्रदान की संस्कृति की भूमिका को महत्व मानते हुए गतिविधि के अनुसार बैठने की व्यवस्था में बदलाव होता है। अर्थात लर्निंग बाय डूइंग के आधार पर, करके सीखने के आधार पर बैठने की गतिविधि में बदलाव, यानी 4-5 बच्चों का ग्रुप बना दिया गया, उनको एक्टिविटी दिया गया करने के लिए। 4 नंबर में मूल्यांकन को अलग अलग प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है, ये सही बात है। और कह रहा है अधिगम को अलग अलग प्रक्रिया माना जाना है। अधिगम को अलग अलग प्रक्रिया, अलग अलग प्रोसेस।
किसी बच्चे को अधिगम अलग-अलग नहीं करवाएँगे कि इस बच्चे को ये अधिगम करवाएँ, लर्निंग करवाएँ और इस बच्चे को ये अधिगम करवाएँ। मूल्यांकन के साथ यह लाइन सही है, लेकिन अधिगम भी तो दिया गया है ना। अधिगम को अलग प्रक्रिया माना जाता है। सबसे दमदार हमारा विकल्प सी नंबर होगा। आप डी नंबर को गलत भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन सामाजिक संचरण वाली बातें, सामाजिक रूप में रचनावादी कब होगा? जब बच्चा गतिविधि करेगा, जैसे प्रोजेक्ट बना रहा है, 3-4 बच्चों का ग्रुप बना हुआ है, बच्चे जो है ना गतिविधि कर रहे हैं, आपस में आदान-प्रदान होगा बेहतर रूप में, तो हो गई सामाजिक गतिविधि। तो सामाजिकता के साथ आप सी को जोड़िए। नेक्स्ट 13 नंबर कहता है निम्नलिखित में कौन सी रणनीति एक शिक्षक द्वारा माध्यमिक कक्षाओं में जेंडर रूढ़िवादिता को संबोधित करने के लिए सही नहीं है। अर्थात जेंडर स्टीरियोटाइप के लिए गलत वाला कौन सा है? जेंडर की एक सामाजिक संरचना के रूप में चर्चा करना, बिल्कुल सही बात है। सामाजिक संरचना के रूप में चर्चा करना, यानी कि समाज में जो है ना लड़के भी लड़कियों की तरह, लड़कियां भी लड़कों की तरह अव्वल हो रही हैं, बेहतर कर पा रही हैं, तो सामाजिक संरचना के रूप में चर्चा कीजिएगा। पॉजिटिव है ना। गैर लिंगवादी, देखिए गैर लिंगवादी व्यवहार को प्रोत्साहित करना तो सही तो है यार, रूढ़िवादी या लिंगवादी व्यवहार नहीं है, गैर लगा दिया है, तो गैर लगा के इस बुक को सही कर दिया गया। गैर लिंगवादी व्यवहार को प्रोत्साहित किया जा रहा है, यानी समानता के अधिकार को लाया जा रहा है। गैर लिंगवादी पाठ्य पुस्तकों में पुरुष और महिला के चित्रण की समालोचना करते हुए चर्चा करना, किसका? पुरुष और महिला दोनों का आलोचनात्मक चिंतन करना, क्रिटिकल एनालिसिस। यहाँ समालोचना निंदा, शिकायत या नेगेटिविटी नहीं है, क्रिटिकलिटी है, अर्थात अपसारी चिंतन, समालोचनात्मक, विवेचनात्मक चिंतन। तो पुरुष और महिला दोनों का चित्र दिया गया है, उस पे जो है बातचीत हो रही है, वुमेन एंड मैन दोनों पर, तो दोनों को बराबर का अधिकार दिया जा रहा है ना, भेदभाव थोड़े किया जा रहा है। और क्वेश्चन में पूछ रहा है भेदभाव। और 4 नंबर लड़कों को गणित और विज्ञान में, अब लड़कियों को भाषा विषय लेना चाहिए। कर दिया ना पक्षपात 4 नंबर डी ने, और यही उत्तर होगा। अधिगम में व्यक्तिगत विभिन्नता, फ्रांसिस गाल्टन ने दिया है ना, व्यक्तिक मतभेद, व्यक्तिक विभिन्नता, व्यक्तिक असमानता, मतलब प्रत्येक बच्चे का रूप रंग व्यवहार अलग अलग होता है, तो उसको संबोधित करने के लिए स्कूलों को क्या करना चाहिए? पॉजिटिव विकल्प चुनिए। क्या करना चाहिए संबोधित करने? अधिगमकर्ताओं के बीच सभी विभिन्नताओं को हटा देना चाहिए। बताइए, व्यक्तिक विभिन्नता की खाई को कभी कम किया जा सकता है? अलग अलग बच्चे का बुद्धि, लब्धि, रूप, रंग, योग्यता, क्षमता, तो ये कहता है विभिन्नता को हटा दीजिए। गलत। अधिगमकर्ता के बीच सभी विभिन्नता को खारिज कर देना चाहिए। कैसे कर पाएंगे? नेचर एंड सिग्नेचर कांट बी चेंज, बदला नहीं जा सकता है। तो व्यक्तिक विभिन्नता को संसाधन के रूप में अपनाया जाना चाहिए, खारिज नहीं करना है। सभी का अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत जरूरतों को अनदेखा, यार जरूरतों को पालन करना है, देखना है, सम्मान देना है, अनदेखा नहीं करना है। व्यक्तिगत शिक्षा योजना बनानी चाहिए, बिल्कुल संसाधन के रूप में देखना चाहिए व्यक्तिगत जरूरतों को, यानी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार। और 4 नंबर पॉजिटिव होगा, संबोधित करने के लिए स्कूल को क्या करना चाहिए? तो पॉजिटिव नजरिया अपनाइए, डी नंबर लाइए। कहा जा रहा है कौन सा प्रश्न आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने के लिए बेहतर होगा? आलोचनात्मक चिंतन, पादप कोशिका का चित्र बना रहा, रटंत विद्या, अपने राज्य में पानी की कमी दूर करने विभिन्न उपाय सुझाएं, अलग अलग प्रकार का अपसारी चिंतन वाला बात। ये रट्टा विद्या होगा, ये भी रटंत विद्या। भारत का क्षेत्रफल कितना है? और यह हमारा उत्तर बी नंबर। इसमें अलग अलग बच्चे अलग अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करेंगे। 16 नंबर शिक्षा में समावेशन को बढ़ावा देने की दिशा में कौन सा बाधक है, यानी निगेटिव कौन सा है? निगेटिव कौन सा है? समता, यानी कि इक्विटी, साम्यता देना चाहिए, बिल्कुल सही। समानुभूति की, सहानुभूति नहीं है, समानुभूति, इम्पैथी, यानी सब बच्चे की रूप रंग व्यवहार क्षमता सबको समानता के साथ पढ़ाना। अगम्य इमारतें, इन एक्सेसिबल बिल्डिंग, जो बच्चे की जरूरत दूर से, पहुंच से दूर हो, और यही हमारा गलत हो जाएगा, यही उत्तर हो जाएगा कि बाधक कौन सा होगा, यही उत्तर होगा।
माने ये निगेटिव है। अगम्य, जहां पर गमन करने में असुविधा होगी। इनएक्सेसिबल बिल्डिंग, विकलांग बच्चे हैं, दिव्यांग बच्चे नहीं पहुंच पाएंगे, अपना व्हील चेयर चला के नहीं जा पाएंगे, तो ऐसे बिल्डिंग, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को गलत कीजिए ना, जो बाधा के रूप में साबित होगी। मध्यवर्तन पर प्रतिक्रिया यानी रिस्पॉन्स टू इंटरवेंशन। इंटरवेंशन मतलब कि अंतःक्रिया, एक दूसरे से वार्तालाप, एक दूसरे से अंतःक्रिया, इंटरवेन करना। ये मध्यवर्तन नहीं समझा होगा आपने, लेकिन इंग्लिश तो समझ लीजिए। इंटरलिंक करना, को रिलेट करना, इंटरवेंशन करना, अर्थात टीका टिप्पणी, चर्चा करना, अपनी बातों को रख पाना, इंटरवेन करना। सही है, गलत क्या है? सी नंबर, यही उत्तर होगा। गम्य इमारतें सही होती है, एक्सेसिबल बिल्डिंग सही होती है, इनएक्सेसिबल, अगम्य गलत होगा। 17, निम्न में कौन सा अभ्यास समावेशी शिक्षा की विचारधारा के खिलाफ, निगेटिव देख लीजिए, खिलाफ कहा जा रहा है? अधिगमकर्ता की आवाज को महत्व देना, इन सबको सम्मान देना, सांस्कृतिक रूप से समाज से पाठ्यक्रम, सांस्कृतिक रूप से यानी सबकी धर्म, संस्कृति, जातीयता, सबको सम्मान देते हुए पाठ्यक्रम लागू करना, कुछ चुने हुए अधिगमकर्ता से ही उच्च उम्मीदें रखना। क्या यही गलत होगा? यही उत्तर होगा कि उच्च उम्मीदें रखना किससे? चुने हुए, जैसे कि प्रतिभाशाली बच्चा है उसी को सेलेक्ट किया गया, निम्न स्तर बच्चे को छोड़ दिया गया। सम्मान सबका होना चाहिए ना। विविधता के प्रति सकारात्मक प्रति, यानी कि व्यक्तिक विभिन्नता को, बहु विविधता को अपनाना, सही है ना, डाइवर्सिटी को अपना रहा है। गलत कौन है? सी, और यही उत्तर होगा। निम्नलिखित में कौन सी दिव्यांगता सीधे तौर पर सामाजिक अंतःक्रिया में कठिनाई से जुड़ी है? निगेटिव चुन लीजिए। सामाजिक अंतःक्रिया यानी कि सामाजिक संचरण में, एक दूसरे से जुड़ने में ऑटिज्म करता है बाधा। किसी ने कुछ बोला, अटवे नहीं करेगा, ग्रहण नहीं कर पाएगा, और अपनी बातों को भी नहीं प्रकट कर पाएगा। कम्युनिकेट करने में, रिसेप्टिव करने में, दोनों में दिक्कत होती है। तो सामाजिक अंतःक्रिया यानी सामाजिक संचरण करने में दिक्कत, किसके कारण? ऑटिज्म के कारण। स्वलीनता, स्वलीनता संबंधी विकार। स्वलीनता ना मस्तिष्क व्यवहार संपर्क को प्रभावित करता है, लोगों के साथ जो है ना संपर्क करने में दिक्कत होती है, सामाजिक रूप से जो है ना बोल चाल की कठिनाई, किसी बात को जो है ना बार बार जो है ना पागल 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 दोहराते रहेगा। तो दूसरों से सीखने में भी असुविधा होती है। चलिए, 1 नंबर हो जाएगा। लोकोमोटर डिजेबिलिटी, यहाँ तो हाथ पैर का अंग संचालन करने में दिक्कत होती है, इसमें नेत्रहीनता वाला तो प्रश्न है नहीं। चलिए आगे बढ़े। 19 नंबर है, कैसा है बच्चा? श्रवण बाधित, सफल समावेशन बाधा उत्पन्न करेगा। तो श्रवण बाधित है, बच्चे को सुनने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप देखने वाली वस्तु ज्यादा से ज्यादा लागू कीजिए। जब बच्चे को श्रवण में प्रॉब्लम है तो सूचना संसाधित करने के लिए अतिरिक्त समय देना, एक्स्ट्रा समय दिया जा रहा है किसको? सूचना संसाधित करने के लिए, यानी कि उसको एक्स्ट्रा टाइम फॉर प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन। चूंकि बच्चों को साम्यता दिया जाता है, ऐसे बच्चों को साम्यता, इक्विटी दिया जाता है, और यह सही है। सूचना संचारित करने के लिए, संसाधित करने के लिए अतिरिक्त समय, उसे डांटेंगे डपटेंगे नहीं, वो स्लो ही सीख पा रहा है, स्लो ही सीखने देंगे। घोषणाओं और चलचित्र, चलचित्र देखने वाली वस्तु है ना, तो सही हो जाएगा। शीर्षक कथानक का इस्तेमाल कक्षा में, होंठ पढ़ने के लिए देखिएगा, होंठ पढ़ना ये भी देखने वाली वस्तु है ना, सांकेतिक भाषा, और बिल्कुल सही। शिक्षण के व्याख्यान, लेक्चर के उपागम में व्यक्त रूप से भरोसा करना, व्याख्यान कैसे? बोल के न देंगे, और जब बोलेंगे तो बच्चा सुनेगा, और यहाँ सुनने में हो रही है प्रॉब्लम, और यही तो निगेटिव है, सुन नहीं पाएगा ना दोस्त लेक्चर को, व्याख्यान को। और लेक्चर मेथड तो यूं भी हमने गलत बोला हुआ है, और बाधा पूछ रहा है, और यही तो बाधा होगी। प्रतिभाशाली विद्यार्थी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को निम्न में से किससे बचना चाहिए? किससे बचिएगा? स्वतंत्र रूप से सीखने के लिए अवसर की अनुमति देते हैं, एकदम। स्वनिर्देशन गतिविधि का अवसर प्रदान करना, यानी कि बच्चा सेल्फ से, खुद से स्वक्रियाशीलता कर सके, सही बात। सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान लक्ष्य,
अब देखिए सब विद्यार्थी के लिए एक समान लक्ष्य, एक समान प्रतिमान, यही तो गलत है, यही तो उत्तर है। सभी विद्यार्थी के लिए, अब बच्चा दिव्यांग है बच्चा यदि, तो उसके लिए एक ही प्रकार की गतिविधि, एक ही प्रकार का पढ़ने वाली विधि, बच्चे को ब्रेल लिपि दीजिए ना। बच्चा यहाँ प्रतिभाशाली है, तो प्रतिभाशाली विद्यार्थी के लिए चुनौतीपूर्ण गतिविधि दीजिएगा। एक समान लक्ष्य निर्धारित, तो उसके लक्ष्य भी देखे होंगे आपने, बड़े बड़े लक्ष्य रहते हैं। उन्नत पूरक पाठन सामग्री का प्रयोग करना, उपयोग करना। उन्नत यानी गुणवत्तापूर्ण, पूरक जो बच्चे के लिए जरूरतमंद है। सप्लीमेंट्री रीडिंग मटेरियल उपलब्ध करवाना, बिल्कुल सही है। गलत क्या होगा? सी नंबर। उन्नत अर्थात गुणवत्तापूर्ण पठन सामग्री, स्लैश दिया गया है ना, उन्नत पूरक या पठन सामग्री का उपयोग करवाना, गुणवत्तापूर्ण पठन सामग्री दीजिए। एक ही प्रकार का गतिविधि सबको नहीं देंगे। जैसा प्रश्न वैसा उत्तर। अभिकथन दिया गया है, स्टेटमेंट। एक शिक्षिका को विद्यार्थी को विभिन्न परिस्थिति में अधिगम को लागू करने के अवसर देने चाहिए, पॉजिटिव है। कहता है सीखे गए संप्रत्य को किन्हीं परिस्थिति में लागू करने से, देखिए परिस्थिति परिस्थिति है ना, ज्ञान गहरा और दीर्घकालीन हो जाता है, लंबे समय तक बना रहता है, बिल्कुल सही है। 22 नंबर। एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के बीच संज्ञानात्मक प्रबोधन यानी कि अंडरस्टैंडिंग कौशल, संज्ञानात्मक प्रबोधन, कॉग्निटिव मोटरिंग स्किल अमोंग हिज स्टूडेंट, तो कहता है इस उद्देश्य के लिए मतलब किससे बचना चाहिए, किससे कि बेहतर शिक्षा नहीं मिल पाएगी। कौन सा विकल्प है जिससे बचिएगा? त्रुटि को बिना चर्चा के खारिज यानी अनदेखा करना, गलत है और यही उत्तर होगा। समझ में जो नहीं आता है उसे पहचानना, आइडेंटिफाई करना, ताकि उस पर चर्चा कर सके, सही। उत्तरों को सहज यानी कि नेचुरल ढंग से अनुमान लगाना, रट नहीं रहा है यहाँ, सही है। आत्म प्रश्नोत्तरी, आत्म परीक्षण यानी सेल्फ क्वेश्चनिंग, अपने आप से कब बच्चा करता है बातचीत? जब स्वविवेक, स्व तार्किकता, आत्म तार्किकता डेवलप होती है, और सही तो है। गलत कौन? एक नंबर, और यही उत्तर। इसी से बचना चाहिए कि त्रुटि को खारिज कर दिया, अपनाया ही नहीं, गलतियों के रूप में देख लिया। 22 नंबर। विद्यार्थियों की विफलता यानी कि असफल हो रहा है बच्चा, अक्सर अधिगम कार्यों में अरुचि से जुड़ी होती है। निम्न में किस द्वारा कम किया जा सकता है? किसको कम करना है? विफलता को और रुचि को, अर्थात इंटरेस्ट को कैसे बढ़ावा देंगे, रुचि को कैसे बढ़ावा देंगे? कार्य को यथासंभव आसानी से पूरा करने के लिए उन्हें अनुबंधित करना, यथासंभव माने कॉग्निटिव टाइम टू गेट टू टास्क कंप्लीटेड एज इजीली एज पॉसिबल, बच्चे पे कोई बोझ नहीं दिया जा रहा है। विद्यार्थियों को कार्यों को सीखने की प्रासंगिकता को समझने में मदद करना, प्रासंगिकता को समझने में मदद करना, बिल्कुल सही है, यानी प्रसंगों से जोड़ते हुए, बाहरी दुनिया से जोड़ते हुए। इस तरह विफलता को अधिगम कार्यों में अरुचि से जुड़ी होती है, तो अरुचि से क्यों जोड़ते हैं? जब हम बाहरी दुनिया से नहीं जोड़ते, और यहाँ कह रहा है प्रसंग से जोड़ने में मदद करना, तो हो गया उत्तर। अधिकांश विद्यार्थियों के सीखने के कार्यों को अबोधगम्य बनाना यानी कि नॉट अंडरस्टैंडेबल, इनकॉम्प्रिहेंसिबल, कॉम्प्रिहेंड मतलब समझना, और कह दिया इन यानी नहीं समझने लायक, ये तो गलत है। उनके वास्तविक जीवन में सीखने के कार्यों की प्रयोज्यता को निर्दिष्ट नहीं करना, करना चाहिए ना, वास्तविक जीवन में बच्चा सीख सके, है ना। अच्छा, एक नंबर देखिए थोड़ा, कार्य को यथासंभव आसानी से पूरा करने के लिए विफलता, उन्हें अनुबंधित करना, क्या कर देना? कंडीशनड यानी जोड़ देना। अब देखिए यहाँ आसानी से दिया गया है, मतलब इतने सरल वाले प्रश्न या इतने सरल वाली गतिविधि करवाना जो कि सभी बच्चे आसानी से कर सकें। एक बात बताइए, तब चुनौतीपूर्ण या जटिल वाली गतिविधि नहीं देगा ना एक शिक्षक, इसीलिए गलत। और बी नंबर दमदार,
क्योंकि विफलता, त्रुटियां और अरुचि हो रही है तो उसे प्रसंग से जोड़िए, प्रसंगों से जोड़ते हुए पढ़ाना। बी नंबर। सीखना प्रभावशाली और प्रासंगिक यानी बाहरी दुनिया से जुड़ा हुआ होता है। कब? जब नई विषय वस्तु पिछले ज्ञान से संबंधित न की जाए। अरे यार, करना चाहिए ना, जोड़ना चाहिए पुराने ज्ञान से। विद्यार्थी द्वारा निष्क्रिय नकल, एक्टिव है इन विद्यार्थी अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल होते, बिल्कुल सक्रिय रूप में, सहज रूप में, यानी बाहरी दुनिया से जोड़ते हुए। विद्यार्थी कुछ उत्तेजना का उपयोग अनुबंधित की जाती, विद्यार्थी की प्रतिक्रियाएं कुछ उत्तेजना का उपयोग करके, यानी कुछ ही। स्टूडेंट रिस्पॉन्स ऑल कंडीशन यूजिंग सर्टेन स्टिमुलस। साहब, जितनी उत्तेजनाएं, जितनी स्टिमुलस उसने सीखी हुई है सबका प्रयोग किया जा सकता है, कुछ का केवल नहीं। और ये उत्तेजना वगैरह कहाँ ले रहे हैं? उद्दीपक, स्टिमुलस। बेहतरीन विकल्प। जब सी नंबर मौजूद है तो सी के साथ जाइए ना। किसी उत्तेजना, उद्दीपक को ना किसी अनुक्रिया के साथ जोड़ा जा रहा है। कौन सा प्रश्न प्रक्रियात्मक ज्ञान यानी प्रोसीड्यूरल नॉलेज, प्रोसेस, बच्चा जो है ना समझ विकसित करेगा, उसका उदाहरण? पाइथागोरस प्रमेय बताइए। पाइथागोरस प्रमेय रटंत विद्या, और गलत। भोजन में उपस्थित मुख्य घटक रटंत विद्या। साइकिल कैसे चलाई जाती है? अलग अलग बातें। यानी अपसारी चिंतन कौन सा है? ये पूछ रहा है। प्रक्रियात्मक ज्ञान कैसे बनेगा? प्रश्न प्रक्रियात्मक ज्ञान, सी नंबर। गोदान उपन्यास सीधे कहेगा प्रेमचंद। रटंत विद्या, रटंत विद्या, रटंत विद्या। अलग अलग तर्क किस पे मिलेगा? सी नंबर में, और यही उत्तर। अधिसंज्ञान यानी मेटाकॉग्निशन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? मेटाकॉग्निशन। आइए। अधिसंज्ञान अपने ज्ञान पर मनन करने में मदद करता है ना मदद। चिंतन मनन करने में, संज्ञान को विकसित करने में, समस्या समाधान मदद करता है। अधिसंज्ञान एक निचले क्रम का ज्ञान है। कहता है निचले क्रम का? अरे यार, ये तो उच्च क्रम का, इसी का मेटाकॉग्निशन का दूसरा नाम है उच्च संज्ञान, अधिसंज्ञान, महासंज्ञान भी नाम है। तो उच्च क्रम का ज्ञान ना, और यही गलत, यही उत्तर। गलत पूछ रहा है, नहीं वाला। अधिसंज्ञान संज्ञान और अधिगम को नियमित करता है, नियंत्रित करता है, सही। अधिसंज्ञान सोच विचार, तर्क वितर्क को भी नियंत्रित करता है, डी नंबर भी सही। 27 नंबर में कौन सा विद्यार्थियों की समस्या समाधान प्रक्रिया में बाधा डालेगा? प्रॉब्लम सॉल्विंग में। तो चयनित समाधान के परिणामों की आशंका, परिणाम की आशंका यानी कि अनुमान लगा रहा है। चयनित समाधान, बच्चा सॉल्व कर रहा है किसी क्वेश्चन को, तो वो एक प्रकार का अनुमान लगाता है कि ये सही होगा, इस प्रकार से इसको बनाया जाए। गलत हो गया वो अलग बात है। लक्ष्य को परिभाषित करना और समस्या का प्रस्तुतिकरण, बिल्कुल। संभावित समाधान की खोज करना, खोजी उपागम, एक्सप्लोर करना, सही। सामग्री के पारंपरिक यानी मानकीकृत, यानी किताबों से जोड़ के, यही गलत है, यही उत्तर होगा, डी। बाधा के रूप में काम करेगा। चयनित समाधान के परिणामों की आशंका, चयनित समाधान यानी कि समस्या का समाधान जिस प्रकार से बच्चा कर रहा है उसके परिणामों की आशंका, परिणाम का अनुमान, अर्थात कैसा परिणाम, सकारात्मक निकलेगा या नकारात्मक। तो बच्चा तो सकारात्मक सोच के समस्या का समाधान करता है, लेकिन करता तो है ना ये भी। भले नकारात्मक निकल जाए वो मुद्दा नहीं है, मुद्दा है विद्यार्थी की समस्या समाधान की प्रक्रिया में बच्चा परिणाम की आशंका, अनुमान लगाता है। 28 नंबर। वैकल्पिक अवधारणा के संदर्भ में कहा जा रहा है कौन सा कथन सही है? तो वैकल्पिक अवधारणाएं हमेशा निराधार होती हैं, गलत है ना, आधारभूत नहीं होती हैं, इसे हतोत्साहित किया जाना चाहिए। आधारभूत बेस जो है ना, बेसलेस कह रहा है, बेसलेस, कोई आधार ही नहीं होता है, गलत। वैकल्पिक अवधारणाएं मतलब समझ रहे हैं, वैकल्पिक कंटेक्स्ट ऑफ अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन, वैकल्पिक अवधारणाएं। बच्चे कई सारे अवधारणा अपने मानसिकता के आधार पर लागू कर देते हैं।
यही छूट, अलग अलग तरीके से सोचना, वैकल्पिक अवधारणाएं हैं। तो वैकल्पिक उदाहरण बच्चों की सीखने की क्षमता में मध्यस्थ करने में सार्थक है, मध्यस्थता की भूमिका निभाते हैं, बिल्कुल सही है। वैकल्पिक अवधारणा वैचारिक परिवर्तन और संज्ञानात्मक सूचना कुछ भी नहीं दर्शाती, नहीं दर्शाती हैं। वैकल्पिक अवधारणाएं केवल उन्हीं बच्चों में बनाती जिनकी तंत्रिका संबंधी कमी है, ये भी नेगेटिव। पॉजिटिव क्या, बी नंबर। संवेग अधिगम को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। कौन सा संवेग, नकारात्मक वाला चुन लीजिए, तो बच्चे में निराशा आएगी, होपलेस हो जाएगा। सी नंबर। जिज्ञासा पॉजिटिव, आनंद पॉजिटिव, गौरव पॉजिटिव, नेगेटिव कौन, निराशा, कुंठा। किसी कार्य की सफलता या विफलता, माने सक्सेस होना या फिर फेल्योर होना। निम्नलिखित में कौन सा आरोपण भविष्य में विद्यार्थी की प्रेरणा, मोटिवेशन और इसी तरह के कार्य में संलग्न होने के प्रयास में गिरावट का कारण बन सकता है? यानी कि बच्चे का मोटिवेट धीरे धीरे खत्म होता चला जाएगा। तो स्थिर टाइप का, गैर नियंत्रणीय, यानी बच्चा कॉन्सेप्ट पे नियंत्रण कर ही नहीं पा रहा है, प्रयास में गिरावट होता चला जाएगा, इस प्रकार बच्चा विफल हो जाएगा। अस्थिर, नियंत्रणीय, ये तो सही है। आंतरिक, इंटरनल मोटिवेशन सही है, नियंत्रणीय, आंतरिक, अस्थिर। अस्थिर मतलब कि क्या है ना, स्थिर नहीं लेना है। बच्चा जो है ना एक ही तरीके से स्थिर, यानी कि स्टेबल रूप में, डिफिनिट रूप में कार्य थोड़े करेगा, और गिरावट का यही तो कारण बनेगा यदि स्थिरता के साथ। एक नंबर। चलिए पुनः मिलते हैं दोस्त अगली दमदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।